हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, कल इसका एक और वीडियो आया था, है ना। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, टीपू सुल्तान तक। आज हम लोग वॉर्स विथ मराठा के पढ़ने जा रहे हैं। मराठा के साथ जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जाए कि फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो साउट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। तो 18th सेंचुरी के आते आते हैं, 18th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है, कंपनी जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो गया और मराठा को भी अब डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचने लगा। विद द डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 में एक्चुअली मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो कि अफगान से आया था, अफगान ओरिजिन का था, वो दोनों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें मराठा हार गया था, है ना। मराठा का ड्रीम था कि हम दिल्ली पे रूल करें, लेकिन मराठा का मतलब ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाया। तो पानीपत के थर्ड बैटल के हारने के बाद मराठा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो इसी का फायदा उठाते अंग्रेज जो है उन लोगों के बाद उनके इंटरनल मैटर में फेयर करने लगा। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट एंड डिफरेंट चीफ। तो क्या जा रहा है कि मराठा काफ़ी स्टेटों में बढ़ चुका था, डिफरेंट सरदार के अंदर, है ना, जो डिफरेंट डायनेस्टी के थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। These chiefs were held together in confederacy under a पेशवा who became its effective military and administrative head based in पुणे। क्या कर रहा है कि ये जो चीफ थे, ठीक है, एक पेशवा के अंदर, पेशवा जो प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था, उसके तहत एक कॉन्फेडरेसी मतलब एक अलायंस बना चुके थे। कहने का तो कि एक मतलब कि राजा से नहीं बताते हुए एक अलायंस बना चुके थे, ठीक है, जो पुणे में बेस्ड था। पेशवा जो है पुणे में बेस्ड था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस हु वर टू फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेट्समेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे, दोनों मराठा सोल्जर थे, काफ़ी फेमस मराठा सोल्जर थे। आगे पढ़ते थे, मराठा वेर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वार। मराठा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़े, है ना, काफ़ी सीरीज ऑफ वार करने, तो कि एक दो लड़ाई नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़े। इन द फर्स्ट वार द इंडियन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। तो क्या कह रहा है कि 1782 में पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुआ था 1782 में। देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। यहाँ पे कोई क्लियर विक्ट्री नहीं था कि कौन जीता कौन हारा। द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 तक हुआ था। वाज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो सेकंड मराठा वार जो हुआ था 1803 से 1805 में, वहाँ पे जो है सेकंड एंग्लो मराठा वार में, वहाँ पे अंग्रेज जो है जीत पाया वहाँ पे। और उड़ीसा और जो टेरिटरी था यमुना रिवर के नॉर्थ में, जिसमें आगरा भी आता था, दिल्ली भी आता था, अंग्रेज ले लिया मराठा से। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 1819 क्रस्ट मराठा पावर। तो 1817 से 19 के बीच में जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसके कारण से मराठा का पावर कंप्लीटली खत्म हो चुका था। पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। क्या कह रहा है कि पेशवा को हटा दिया गया था और उसको भेजा गया, बिठूर भेजा गया उसको पेंशन पे, मतलब बिठूर जो कानपुर के पास एक जगह है वहाँ पे भेज दिया गया, पेंशन पे भेजा गया उसको। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ साउथ ऑफ द विंध्या। जब कह रहा विंध्य जो पर्वत है, विंध्य पर्वत के साउथ में लगभग पूरे टेरिटरी पे कंपनी का राज हो गया था, कंपनी का रूल हो चुका था। नेक्स्ट है द क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी। क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी क्या है? तो इट इज क्लियर दैट अबव दैट अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कंपनी जो है काफ़ी अग्रेसिव मतलब कि पॉलिसी अपनाया अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, गवर्नर जनरल, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था, ठीक है। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। तो एक नया पॉलिसी इनिशिएट किया गया था, दो था पारामाउंटेसी का। पारामाउंटेसी कहने का मतलब था कि अंग्रेज सुप्रीम है इंडियन से, ऐसा इन लोगों का कहना था, ठीक है। नाउ द कंपनी क्लेम डेट ऑथोरिटी वाज पारामाउंट और सुप्रीम। कहा जा रहा है कि अब कंपनी के द्वारा यह कहा जाने लगा कि जो अंग्रेज का जो ऑथोरिटी है वही सुप्रीम है। हेंस इट्स पावर इज ग्रेटर देन ऑफ इंडियन स्टेट, इसलिए उसका पावर जो इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट स्टेट इज वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स इंडियन किंगडम। क्या करें, और इसको जस्टिफाई करवाने के लिए, राजा से कबूल करवाने के लिए उनको या तो एनेक्स कर लेता था या फिर उनको धमकी देता था कि तुम्हारे किंगडम को एनेक्स कर लेंगे यदि हमारे पारामाउंटेसी को नहीं मानेगा तो। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड द अदर पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी जो है, तो यही व्यू जो है बाकी दूसरे पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी को भी गाइड किया। दिस प्रोसेस हाउ डिडेंट गो अनचैलेंज। क्या करे कि हालांकि ये प्रोसेस जो था कि ब्रिटिश ही सुप्रीम है, ये अनचैलेंज नहीं रहा, बहुत सारे राजा इसको चैलेंज किए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो क्या करे, जैसे कि जब कित्तूर जो है कर्नाटका में एक छोटा सा राज था उस समय, उसको एनेक्स करने के लिए ब्रिटिश जब सोचा, तो वहाँ की जो रानी चन्नम्मा थी वो हथियार उठा ली और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई। सी वाज अरेस्टेड इन 1824, 1824 में उनको अरेस्ट किया गया और जेल में 1829 में उनका मौत हो गया। बट रयाना पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। लेकिन क्या करा, कित्तूर के जो मतलब वहाँ की एक पुअर चौकीदार थी, ठीक है, कित्तूर की रानी की, जिसका नाम था रयाना, और रेजिस्टेंस को जारी रखी। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड। क्या कह रहा है कि बहुत लोगों के सपोर्ट के साथ बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय की
बहुत सारे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय की। ही वाज काउट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830, 1830 में हालांकि उनको भी फांसी दे दिया गया था। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेज ऑफ रेजिस्टेंस लेटर द बुक। तो इसी बुक में आगे हम लोग डिफरेंट केसेज के बारे में पढ़ेंगे, केस टू केस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे आगे। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया। 1830 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी रसिया से मतलब कि रसिया के बारे में चिंतित हो गया। इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। उसको ऐसा लग रहा था कि रसिया जो है नॉर्थ वेस्ट के थ्रू मतलब कि पाकिस्तान वाले रास्ते के थ्रू इंडिया को एनेक्स करने लगेगा। ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। तो इसी फियर को देखते हुए इसके कारण मतलब इस डर से ब्रिटिश जो अपने नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटरी था, जो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है, उसको मतलब कि सिक्योर करना चाहता था। फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1830 एंड 1842। तो अफगानिस्तान के साथ अंग्रेज का लड़ाई हुआ 1838 से 1842 में भी, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कंपनी का रूल एस्टेब्लिश किया। सिंध वाज टेकन ओवर 1843, 1843 में सिंध को भी एनेक्स कर लिया गया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, दूसरा जो पंजाब था इसके बाद। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, ठीक है। तो लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मतलब प्रेजेंट होने के कारण कंपनी जो है वहाँ से पीछे हट गई। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, 1839 में जब उनका डेथ हुआ, टू प्रोलॉन्ग्ड वार वेयर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड। क्या करें कि 1849 में पंजाब भी एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के डेथ होने के बाद वहाँ 2 बार सिख के साथ लड़ाई हुआ और 1849 में उनको मतलब सिख के टेरिटरी जो था पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये फाइनल वेव था एनेक्सेशन का, मतलब इसके बाद एनेक्सेशन नहीं हुआ, इसके बाद टेरिटरी को मतलब एक्सपेंड नहीं किया अंग्रेज, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जो गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 तक। ही डिवाइज द पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो एक नया पॉलिसी लाया था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडिया रूलर डाइड विदाउट अ मेल आयर हिज किंगडम वुड लैप्स। कहा जा रहा है कि इस डॉक्ट्रिन में था कि यदि कोई राजा अपने मतलब उसका मेल संतान नहीं है, ठीक है, तो उसके मरने के बाद जो है उसका किंगडम लैप्स कर जाएगा और अपने आप वो कंपनी का टेरिटरी बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई राजा है, उसका बेटा नहीं है, अपना बेटा मतलब गोद लिया हुआ या फिर किसी और का बेटा नहीं, बल्कि अपना बेटा यदि नहीं है तो उसके मरने के बाद एक मतलब उसका जो रूल था वो लैप्स कर जाएगा और पूरा उसका टेरिटरी जो था वो अंग्रेज का हो जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स सिंपली। तो इसके कारण जो क्या वो एक के बाद दूसरा किंगडम अपने आप एनेक्स होने लगा। जैसे कहा जा रहा है कि इसी डॉक्ट्रिन का यूज करते सतारा को एनेक्स किया गया 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 52 में, नागपुर को 53 में, झांसी को 1854 में, इस तरीके से एनेक्स किया गया, ठीक है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टूक ओवर द अवध। क्या अगर 1856 आते थे कंपनी जो अवध को भी हथिया लिया इस तरीके से। दिस टाइम द ब्रिटिश हैज एन एडेड आर्गुमेंट, दे सेड दैट वी आर ओब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब। कह रहा है कि इस टाइम एक और वहाँ पे बात बोला गया ब्रिटिश के द्वारा कि अवध के लोगों को हम लोग फ्री किए हैं एक मिस गवर्नमेंट से, कि नवाब वहाँ पे मिस गवर्नमेंट कर रहा था, उससे जो है अवध के लोगों को हम बचाए हैं, अवध के लोगों को हम प्रोटेक्ट किए हैं मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब से, ठीक है। Encouraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt took place in 1857 तक। जिस तरीके से नवाब के साथ सल्लुक किया गया, नवाब के साथ जैसा कुछ किया गया, उसके विरोध में अवध के लोग जो थे मतलब कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, जैसे शुरू में यहाँ पे देख सकते हैं 1797 में देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल के अंदर है, तो मेनली 3 जगह हुआ करता था। एक था बंगाल, यहाँ पे मद्रास वाला इलाका, थोड़ा सा हैदराबाद का इलाका, ठीक है। यही 3 जगह मेनली ब्रिटिश का टेरिटरी हुआ करता था। बाकी जो आपको ग्रीन मतलब कि ऑरेंज कलर में दिख रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं था। वहीं अब 1840 में देखिए, मात्र उसके 43 ईयर बाद, तो येलो कलर में बहुत सारा इलाका आपको देखने को मिलेगा, है ना, और रेड कलर में बहुत कम इलाका अब बच गया है। वहीं अब पूरा आप देखिए, इधर देखिए 1857 में तो कम्प्लीटली इधर पूरा ऐसे सब राजस्थान और गुजरात का हल्का इलाका छोड़ दें, नेपाल को छोड़ दें, कश्मीर को छोड़ दें, इधर हैदराबाद को छोड़ दें, तो ये जो है ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं था, है ना। तो एक तरह से देख सकते कितना जल्दी एक्सपेंड किया था ब्रिटिश रूल, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया, तो उसके द्वारा अंग्रेज के द्वारा क्या क्या किया गया, वहाँ पे क्या क्या चेंज लाना पड़ा अंग्रेज को, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ के लोग नहीं थे, उनका कल्चर कुछ और था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका कुछ और था, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका कुछ और था। तो उसके पहले कुछ यहाँ पे टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले काजी किसको बोलते हैं? तो काजी एक उर्दू वर्ड है जो जज को बोलते हैं। मुफ्ती किसको बोलते हैं? तो ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर। तो क्या कह रहा है कि काजी जो यहाँ पे फैसला सुनाएगा उसको पालन करवाने का जिम्मा जो है मुफ्ती को होता था। इम्पीचमेंट किसको बोलते थे? एक इंग्लिश वर्ड है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को जो नोटेबल काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे होता है तो उसके हटाने को प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट बाय पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन। तो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन मतलब लोकसभा में वहाँ के
यदि कोई पर्सन गलत काम करता था तो उसके ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता था। ठीक है, आज भी इंडिया में राष्ट्रपति और सीजीआई के खिलाफ या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो पढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था 1773 से 85 तक। ठीक है, वह जहाँ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। तो कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग काफी एक इंपॉर्टेंट आदमी था जो कंपनी को एक्सपेंशन में मतलब कि काफी ज्यादा एक्सपेंड किया। बाई हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट इन बॉम्बे एंड मद्रास। कह रहा है कि इसके समय में वारेन हेस्टिंग के समय में कंपनी से न सिर्फ बंगाल में बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी पावर गेन किया था। ब्रिटिश टेरिटरी में ब्रॉडली डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश टेरिटरी जो था उसको डिवाइड किया गया था डिफरेंट टेरिटरी में जिसको प्रेसिडेंसी बोला गया। दिस वर द प्रेसिडेंसीज बंगाल में प्रेसिडेंसी, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, ईच वाज रूल्ड बाय द गवर्नर, प्रत्येक के लिए गवर्नर हुआ करते थे। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड जो था गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो अगर वारेन हेस्टिंग के द्वारा काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया गया, जैसे दिया गया यहाँ पे कि फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश। 1772 के बाद एक नया एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव 2 कोर्ट। तो कह रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होता था, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोलते हैं और सिविल को दीवानी अदालत बोलते हैं। आज भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होता है। मौलवी एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। क्या कह रहा है सिविल कोर्ट के हेड जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे तो उनको जो है कानूनी सलाह देने के लिए मौलवी और हिंदू पंडित को, मतलब कि मुस्लिम यदि अपराधी है तो उसके लिए मौलवी से सलाह लिया जाता था और यदि अपराधी हिंदू है तो पंडित से लिया जाता था। द क्रिमिनल कोर्ट में स्टील अंडर काजी, जो क्रिमिनल कोर्ट था वहाँ अभी भी काजी बैठते थे और जो सिविल कोर्ट में अंग्रेज के कलेक्टर बैठते थे, डीएम बैठते थे, है ना। तो क्रिमिनल कोर्ट में आज मतलब उस समय भी काजी और मुफ्ती बैठते थे बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। लेकिन काजी और मुफ्ती जो होते थे कलेक्टर के सुपरविजन में रहते थे, मतलब उनके ऊपर कलेक्टर होता था, भले वो बैठते नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का ट्रायल किया गया था इंग्लैंड में, जब यहाँ से वो इंग्लैंड लौट करके गया था। रॉबर्ट क्लाइव का भी ट्रायल किया गया था, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इसी चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। वारेन हेस्टिंग का भी किया गया। वेयर वारेन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड 1785, जब 1785 में वारेन हेस्टिंग वापस इंग्लैंड गया। एडमंड बुर्के अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो एडमंड बुर्के वहाँ का एक आदमी था, मतलब इंग्लैंड का एक सीनेटर था, वहाँ का एक पार्लियामेंटेरियन था, ऐसा समझ लीजिए। तो उसके द्वारा एक पर्सनली रिस्पॉन्स बताया गया कि बंगाल के मिस गवर्नमेंट के लिए वारेन हेस्टिंग ही जिम्मेवार है। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। तो इसके कारण से इम्पीचमेंट हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो 7 साल तक चला था। इम्पीचमेंट एक्चुअली पहले पूरा छानबीन किया गया कि हाँ वारेन हेस्टिंग दोषी है कि नहीं, बाद में इसको दोषी पाया गया था। तो प्रोसेस पूरा 7 साल चला था। ठीक है, हालांकि लास्ट में इम्पीचमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि इसका सोर्स क्या है उस फिगर का। यहाँ पे टॉपिक है कि आई इम्पीच द कॉमन एनिमी ऑफ द ऑपरेसर ऑफ ऑल। हियर इज अ पैसेज फ्रॉम एडमंड बुर्के इलोक्वेंट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग। जब वारेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट चालू हुआ था उस समय क्या जो स्पीच दिया गया था उसमें है कि आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों के मतलब कि उसके नाम से, है ना, भारत लोगों के बदले मतलब उनके बिहाफ पे हम उसको इम्पीच कराना चाहते हैं। हुज राइट्स he has trodden under his foot and whose country was turned into a desert। क्या कर रहा है, इंडियन लोगों के बारे में बोल रहा है कि इंडियन लोगों का राइट जो है ये छीन लिया था वारेन हेस्टिंग और उनके मतलब कि अपने पैरों तले उनके राइट को दबा दिया था और उनके कंट्री को डेजर्ट बना दिया था। लास्ट इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, इन द नेम ऑफ बोथ सेक्सेज, इन नेम ऑफ एवरी एज, इन द नेम ऑफ एवरी रैंक, आई इम्पीच द कॉमन एनिमी ऑपरेसर ऑफ। क्या कर रहा है कि लास्टली मतलब अंतिम में कम से कम मानवता के लिए, ठीक है, दोनों मतलब लिंग के लोग, पुरुष के लिए भी, महिला के लिए, दोनों जेंडर के लोगों के लिए, हर एक एज के लोगों के लिए, मतलब इंडिया के जो हर एक एज के लोग हैं, हर एक जेंडर के लोग हैं, उनके बिहाफ पर हर एक रैंक के लोग हैं, मतलब कि या तो ऊंचे लोग या नीचे लोग, मतलब कि बड़े लोग, अमीर लोग, हाई कास्ट के लोग, जो भी रैंक के लोग हैं, उनके बिहाफ पर मैं इस कॉमन एनिमी को, जो सबका कॉमन एनिमी है, उसको इम्पीच कराना चाहता हूँ। यहाँ पे उसके द्वारा मतलब कि जो एडमंड बुर्के था उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था इम्पीचमेंट का स्टार्टिंग में। प्रोसेस देख सकते हैं, पूरा कोर्ट एकदम भरा हुआ इम्पीचमेंट प्रोसेस के समय। आगे पढ़ते हैं। मेजर प्रॉब्लम है दैट ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। क्या कह रहा है कि दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ब्राह्मण पंडित है ना, लोकल लॉ के आधार पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते थे कानून का। ठीक है, क्योंकि धर्मशास्त्र का काफी ज्यादा किताब यहाँ पे था। टू ब्रिंग अबाउट इन्फॉर्मेटिव इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। तो 1775 में 11 पंडित को जिम्मा दिया गया कि आपको जितना हिंदू लॉ है सबको एक जगह बांधिए, है ना, सबको एक जगह लिखिए कि हमारा ये लॉ है। ठीक है, 11 पंडित को जिम्मा दिया गया। एनबी हालहेड ट्रांसलेटेड दिस इन इंग्लिश। तो एनबी हालहेड इस पूरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है हिंदी या संस्कृत में लिखते थे। इन 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेज। उसी तरह से 1778 में मुस्लिम लॉ का कोड पूरा कंपाइल किया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड व्हाइल अ कोर्ट ऑफ अपील
द सदर निजामत अदालत ऑल्सो टेपट कलकत्ता। तो कह रहे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था और एक कोर्ट ऑफ अपील भी सेटअप किया था जिसको बोलते थे सदर निजामत अदालत, जो कलकत्ता में सेटअप किया गया था। द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हेड होता है उसको कलेक्टर बोलते थे, आज भी है, डीएम जिसको बोलते हैं। एज द लिटिल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, सॉरी टाइटल, तो एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगा। जैसे नाम कैसे पता चलता है, कलेक्टर यानी कलेक्ट करने वाला, तो उसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। उसके अलावा फिर जजेज को हेल्प करना, पुलिस ऑफिसर मतलब कि सॉरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर की हेल्प से, दरोगा की हेल्प से, ये सारा सिस्टम आज भी है। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज। उसका जो ऑफिस था कलेक्ट्रेट एक नया सेंटर बना पावर का, पेट्रोनेज का, ठीक है। द कंपनी आर्मी, ठीक है, अब कंपनी के आर्मी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी जो इंडिया में आई थी बिजनेस करने, वो आर्मी भी रखने लगी थी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्टेट। क्या कह रहा है कि कॉलोनियल रूल जो इंडिया में आया, यहाँ पे तो नया नया रिफॉर्म लाया, नया नया एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया लाया, ठीक है, लेकिन उसका जो पावर था मिलिट्री के स्ट्रेंथ पे था, मतलब बंदूक के नोक पे वो लोग पावर चला रहा था। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी। मुगल आर्मी जो था मेनली कैवेलरी था। कैवेलरी बोलते हैं जो घोड़ा वाले जहाज होते हैं, सॉरी घोड़ा वाले सैनिक होते हैं, ठीक है। जो कैवेलरी को हिंदी में सवार लिखा गया, ट्रेन सोल्जर ऑन हॉर्स बैक। इन्फेंट्री पैदल वाले को बोलते हैं, डेट इज अ पैदल सोल्जर, ठीक है, यानी फुट सोल्जर। तो मुगल आर्मी मेनली कैवेलरी और इन्फेंट्री होते थे। दे वेर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, उनको आर्चरी का ट्रेनिंग दिया जाता था, तीरंदाजी का, एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, तलवार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड मुगल स्टेट डिडंट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री। क्या कह रहा है कि कैवेलरी ज़्यादा संख्या में होते थे, इन्फेंट्री काफ़ी कम होते थे, ठीक है, क्योंकि कैवेलरी ही लीड रोल में रहते थे। और मुगल लोगों को मतलब कि महसूस भी कभी नहीं हुआ कि कैवेलरी को हटा करके इन्फेंट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। द रूरल एरिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट एंड लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल विद पैदल सोल्जर। क्या कह रहा है कि रूरल देहाती क्षेत्रों में, रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आर्म्ड पीजेंट होते थे, मतलब कि ऐसे किसान होते थे जो मौका लगने पे सेना का भी काम कर सके, और लोकल जमींदार अलग से मुगल को सप्लाई करते थे। हम लोग जैसे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब a change occurred in the 18th century when Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasant into their army and training them a professional soldier। क्या करे कि एक चेंज हुआ, ठीक है, जैसे मुगल के सक्सेसर स्टेट जो थे, अवध हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, जो मुगल से अलग हट करके बने थे, और मतलब कि पीजेंट को रिक्रूट करने लगे आर्मी के लिए, प्रोफेशनल आर्मी उनको बनाने लगे, सोल्जर बनाने लगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है अपना आर्मी बनाने लगा। विच केम टू बी नोन एज सेपोई आर्मी, जिसको सेपोई आर्मी बोला गया, जिसको इंडियन वर्ड सिपाही का मतलब सेपोई बनाया गया वहाँ पे। और वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820 1820 के बाद पूरा टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। डार्ली कैवेलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्म डिक्लाइन। तो कैवेलरी का जो रिक्वायरमेंट था, घुड़सवार सैनिक का जो रिक्वायरमेंट पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, अब आउटडेटेड हो गया, उनका अब रिक्वायर्ड नहीं था, उनका डिक्लाइन हो गया उनका नंबर। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर वेयर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। क्या कर रहा है कि इसका क्या कारण था, तो बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में जो ब्रिटिश सोल्जर फाइट कर रहे थे वो घोड़ा पर नहीं था, बल्कि उनके पास मस्केट था, मैचलॉक था। इसके बारे में ये दोनों क्या होता है हम अभी देखेंगे। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट। दो कंपनी का जो सोल्जर होता था, मिलिट्री के जो रिक्वायरमेंट मतलब नए नए टेक्नोलॉजी से उनको अपडेट किया जाता था। उनका इन्फेंट्री रेजिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। इन्फेंट्री रेजिमेंट पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद इन्फेंट्री इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं धर्मशास्त्र के बारे में, तो हम लोग सब जानते हैं। मस्कट क्या होता है, तो हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर। तो पैदल जो सोल्जर होते हैं उनके द्वारा जो भारी बंदूक यूज किया जाता है उसको मस्कट बोलते हैं। मैचलॉक क्या होता है, एन टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय मैच। तो क्या करें कि एक पहले के जैसा बंदूक है, पहले जमाने का काफ़ी पुराना बंदूक है, जिसमें जो पाउडर होता है, गन पाउडर जो होता है, उसको सलाई के साथ मतलब कि सलाई से जला करके उसको छोड़ना पड़ता था, इस कारण उसको मैचलॉक कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो क्या 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश जो है एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करने लगा। पहले सोल्जर लोग खास ड्रेस नहीं पहनते थे। सोल्जर्स वेयर इंक्रीजिंग सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल। सोल्जर को जो है यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया जाने लगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ कंपनी। तो कंपनी का एक मतलब कि सिपाही है जो मतलब कि कैवेलरी का है, ठीक है। एक पेंटिंग है 1780 का। आफ्टर द बैटल विथ मराठा एंड मैसूर रूलर द कंपनी राइज इन इंपोर्टेंस ऑफ स्टेटिंग कैवेलरी फोर्स। क्या कह रहा है कि मराठा और मैसूर रूलर के साथ लड़ने के बाद कंपनी को महसूस हुआ कि उसको जो है कैवेलरी पे भी ध्यान देना चाहिए इन्फेंट्री के साथ साथ। तो यूरोपियन स्टाइल पर उनको ट्रेनिंग दिया जाने लगा, यूरोपियन कपड़ा पहनाने लगा, उनका डिसिप्लिन रेगुलेट किया जाने लगा, है ना, पहले के जैसा। जैसे आज भी आर्मी के डिसिप्लिन को रेगुलेट किया जाता है, उनको बाल कैसे रखना है, उनको मूछ रखना है कि नहीं, दाढ़ी रखना है कि नहीं, कैसा कपड़ा पहनना। आज भी जैसे
उनको ज़्यादा कुछ मतलब कि रेगुलेट किया जाता है ना, उसी तरीके से उसी समय से चालू हुआ। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स आर इग्नोर्ड। क्या कह रहा है कि इससे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट और कम्युनिटी का प्रॉब्लम मतलब कि इग्नोर किया जाने लगा प्रोफेशनल सोल्जर बनने में। कुड इंडिविजुअल सो इजली गिव देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग। तो क्या करें कि क्या कोई आदमी इतना जल्दी मतलब सोल्जर बनने के चक्कर में अपना कास्ट या रिलीजियस फीलिंग को त्याग सकता है? कुड दे सी देमसेल्फ वन ईयर सोल्जर नॉट एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी। क्या वो अपने आप को सिर्फ सैनिक मानेगा कि या फिर अपने आप को कम्युनिटी का मेंबर भी मानेगा, है ना? तो ये सब उसके सामने क्वेश्चन आते थे जो सोल्जर उस समय बनता था। ठीक है, सिपाही को क्या फील होता था? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ। उनके लाइफ में जो चेंज होता था उससे वो क्या रिएक्ट करते थे? उनका जो आइडेंटिटी में चेंज हो जाता था, पहचान में चेंज हो जाता था, है ना, उससे वो क्या मतलब निकालते थे? तो इसी सब बातों को लेकर के 1857 में रिवोल्ट हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, कंक्लूजन के बारे में पढ़ते हैं। तो 10 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग कंपनी जो था टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में बदल गया। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी वाज आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को और तेज किया, जो स्टीम टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन उस में आ गया था, इस प्रोसेस में और तेजी लाया। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल इंडिया बाई सी। क्या करें कि पहले जो है इंग्लैंड से यहाँ इंडिया आने में 8 महीने से 6 से 8 महीने के आसपास लगते थे। स्टीम शिप के आ जाने से जर्नी का टाइम 3 वीक मात्र हो गया, है ना, 6 से 8 महीने के बदले मात्र 3 वीक हो गया, जिसके कारण से बहुत सारे ब्रिटिशर इंडिया में आए, उनके फैमिली भी इंडिया में आए, है ना। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी। 1857 आते आते इंडिया के लगभग 63% टेरिटरी पे जो है कंपनी का अधिकार होगा, और पॉपुलेशन के आधार से देखा जाए तो 78% पॉपुलेशन पे कंपनी का अधिकार हो चुका था। ठीक है, कंबाइंड विद दिस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसके साथ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था पूरे पॉपुलेशन पे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो वर्चुअली तरीके से पूरे इंडिया पे राज कर रहा था। यहाँ पे एल्सवियर में है स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। मतलब दुनिया में उस समय क्या हो रहा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में स्लेव का ट्रेडिंग किया जाता था, मतलब लोगों को खरीदा बेचा जाता था, जो नौकर होते थे उनको खरीदा बेचा जाता था। द डच ट्रेडिंग शिप रिच्ड साउदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में डच का यानी नीदरलैंड का ट्रेडिंग शिप अफ्रीका पहुंचा, साउथ अफ्रीका पहुंचा। सून अ स्लेव ट्रेड बिगन। उसी समय से स्लेव ट्रेड वहाँ पे चालू हुआ। पीपल वेर कैप्चर्ड। पीपल को कैप्चर किया जाता, चेन, उन पे चैन लगाया जाता था, उनके पैर में बेड़ी बांधा जाता था और स्लेव मार्केट में उसको बेचा जाता था। फिर स्लेवरी इंडियन 1834। 1834 में स्लेवरी हालांकि खत्म हो गया। देर वेर 36,724 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स एट द केप लोकेटेड ऑफ साउथ मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। तो केप ऑफ गुड होप है, वहाँ पे लगभग इतने स्लेव थे प्राइवेटली ओन्ड। अब विजिटर टू द केप इन 1824 हैज लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट इज द स्लेव ऑक्शन। तो स्लेव ऑक्शन में क्या होता था उसके बारे में एक विजिटर के दौरान लिखा गया, तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसमें यही बताया गया है कि जो बेचने आता था, है ना, जो कैटल की तरह बेचता था, है ना, देयर वाज टू बी सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक, ये सब के लिए ऑक्शन लगता है। तो उसी तरह से आदमी के लिए भी ऑक्शन लगता था, जिसमें बताया जाता था कि आदमी कितना काम करता है, कितने दिन से काम करता है, क्या क्या काम कर लेता है। जो खरीदने वाले होते थे वो भी इसको देखते थे कि हाँ ये हमारे लायक है कि नहीं, है ना। वहाँ पे कास्ट भी बताया जाता था और भी काफ़ी कुछ मतलब वहाँ पे दिखाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब स्लेव को खरीदा या बेचा जाता था। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैच द फॉलोइंग जो है यहाँ पे, ठीक है, 5 मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व कीजिए। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 2 यहाँ है और बाकी नीचे भी है। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स के बारे में भी कमेंट सेक्शन बताइए। इतना जो है कमेंट सेक्शन में आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।